Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hello everyone to you. I hope that you will enjoy a good health and you will also celebrating Ramadan very well. Hello. Be active and be attentive, all of you. I hope that you have studied the previous lecture. Today is the last lecture of chapter number 1, that is about operational amplifier, and that is lecture number 30. Dated 26 तो इसका जो मेरी हेडिंग है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ operational amplifier. Frequency response means an ideal operational amplifier, I said to you, that can deal with a full frequency band of electromagnetic radiation, that is from 0 to infinite. But practical operational amplifier has a limited range. Some type of operational amplifier give good performance. Good performance means gain without distortion at low frequency and show some distortion and then cut off for high frequency. And some electronic devices give good response for high frequencies. That is, their operation is linear for high frequencies and non-linear at low frequencies. It means that every electronics device has a bandwidth, has a limit of frequency from some lower to higher. Bandwidth means group of frequencies. जिस तरह हम कहेंगे कि एक विजिबल स्पेक्ट्रा जो है उसकी फ्रीक्वेंसी वायलेट लाइट से शुरू होती है और रेड पर जाके ख़त्म होती है, यानी 10 की पावर 14 से लेके 10 की पावर 15. तो ये उसका बैंडविड्थ कहलाएगा. बैंडविड्थ मीन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम. तो आज बेटा हम देखते हैं कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो क्या है, यानी इनकी बैंडविड्थ क्या है, किस फ्रीक्वेंसी तक वो लीनियर ऑपरेशन देते हैं और फिर किसके बाद उसमें डिस्टॉर्शन शुरू होती है और किस लिमिट के बाद वो बिल्कुल एम्पलीफिकेशन का ऑपरेशन बंद कर देते हैं. तो हमने यानी जो बैंडविड्थ है उसको 3 हिस्सों में तकसीम करना होता है. लीनियर ऑपरेशन इन विच द कॉपी ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज सिमिलर टू इनपुट एंड आउटपुट विद एम्पलीट्यूड बट डिस्टॉर्शन एंड नॉइस, and the limit at which the device gives off their operation, no amplification furthermore. तो बेटा जी ये देखिए कि ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एम्पलीफायर है यानी वो हाई फ्रीक्वेंसी पर जो है लीनियर ऑपरेशन देते हैं और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती है तो उसमें एक लिमिट के बाद डिस्टॉर्शन शुरू हो जाती है. वो जिस लिमिट के बाद डिस्टॉर्शन शुरू होती है
वो हम अलग कैलकुलेट करेंगे, लीनियर बैंड उसको कहेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि किस फ्रीक्वेंसी पर जाके वो एम्पलीफाई करते ही नहीं है, उसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे जी? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। पहले को आपको पता ना, हमेशा यहाँ तक लीनियर उसको ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं या लीनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसमें देखें कि बेटा जी, तो जो आपको पता है कि फार जो आइडियल है, फार आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसमें बेटा जी जो बैंडविड्थ है उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि उसमें जो बैंडविड्थ होती है दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और उसका जो गेन होता है दैट इज आल्सो इन्फिनिटी, यानी G इज इक्वल टू या AV इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और उसका जो स्टेबिलिटी होती है दैट इज 100%, स्टेबिलिटी 100%। फिर आप ये कह लीजिए कि उसका हमने डिस्टॉर्शन 0, नॉइस 0, इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी, आउटपुट इम्पीडेंस 0। तो ये था बेटा जी जो कि हम नो टेम्परेचर इफेक्ट, जीरो। तो ये सारे उसमें जो है हमारी एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि फॉर प्रैक्टिकल एम्पलीफिकेशन, फॉर प्रैक्टिकल उसमें बैंडविड्थ हम ये नहीं कहते कि भाई दैट इज दिस हाई, गेन जो है वो भी हम कहेंगे हाई, इन्फिनिटी नहीं कहेंगे। स्टेबिलिटी वो डिपेंड करती है रेंज पे, हम 100% नहीं कहेंगे, उसमें एक लिमिट पे, उस पर इसका भी इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का भी, कंपोनेंट का भी, जिसमें टेम्परेचर इफेक्ट भी होगा, चेंज ऑफ कंपोनेंट का भी इफेक्ट होगा, चेंज ऑफ कंपोनेंट्स अफेक्ट्स। तो उसमें डिस्टॉर्शन भी होगी और कह लें कि भाई नॉइस भी होगा। डिस्टॉर्शन आफ्टर द लिमिट, डिस्टॉर्शन यानी विद द डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती है उसमें डिस्टॉर्शन बढ़ती है, ठीक। और नॉइस भी ड्यू टू यानी एक्सटर्नल कंडीशंस, एक्सटर्नल conditions and temperature, and with a rise in temperature।
तो बेटा फिर इसीलिए ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है प्रैक्टिकल, इसका हमने देखना है कि किस फ्रीक्वेंसी पे वो जो लीनियर ऑपरेशन है विदाउट डिस्टॉर्शन, किस लिमिट तक विद डिस्टॉर्शन है, और कहाँ फिर कट ऑफ होता है, और कैसे हम इसको मिनिमाइज करते हैं। उसमें बेटा ये देखिए कि जो हमें पता है कि भाई हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जैसे जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है तो उसमें ये डिस्टॉर्शन, ये गेन का अनस्टेबिलिटी, फिर नॉइस वगैरह पैदा होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर उस वक़्त जब हम उसको पॉजिटिव फीडबैक में अप्लाई करते हैं। पता ना फीडबैक की दो किस्में होती हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक। तो जब हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो ये सारे इफ़ेक्ट जो है उसमें इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। पॉजिटिव इफेक्ट का एक तो फ़ायदा होता है कि उसमें गेन बढ़ जाता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं बैंडविड्थ कम हो जाती है, फिर उसमें डिस्टॉर्शन बढ़ जाती है, नॉइस बढ़ जाता है, और हम ये कहेंगे कि दूसरे लफ्ज़ों में फिर उसकी इम्पीडेंस जो है उस पर भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बेटा हमने ये कहना है कि एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज डिवाइस्ड फॉर हाई गेन यानी एंड हाई बैंडविड्थ एम्पलीफायर, यानी ये जो होगा एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मकसद क्या होता है? टू हाई गेन एंड टू हाई एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस डिवाइस, उसको हम इस तरह तरतीब देते हैं टू गिव हाई गेन विद, यानी कह लें कि वाइड बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, बैंडविड्थ एंड हाई स्टेबिलिटी, हाई स्टेबिलिटी, ये हमारे उसके मकासद होते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी लो होती है इसमें ये ऑपरेशन से मतलब जो है वो डिफ़र करता जाता है। हाँ, तो हमने ये कहना है कि गेन वाइड रेंज एम्पलीफायर, दिस ऑपरेशन टेंड्स टू बी अनस्टेबल ऑसिलेट ड्यू टू पॉजिटिव फीडबैक, यानी हम कहते हैं कि इसमें डिस्टर्बेंस किसी वजह से होती है। द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इसमें जो होती है वो किस वजह से होती है? दैट इज पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। ये अगर आपसे पूछे कि उसके मकासद क्या हैं तो ये तीन मकासद हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। नंबर 1 हाई गेन, नंबर 2 वाइड फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ एंड नंबर 3 स्टेबिलिटी। लेकिन इसमें जो हमारी आ जाती है कि डिस्टर्बेंस की वजह, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक, तो हम ये कहते हैं कि उससे क्या होगा, इसमें डिस्टॉर्शन या ऑसिलेशन जो होगी वो पैदा होने शुरू हो जाएगी। इस अमल को रोकने के लिए हम ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसके अंदर एक सर्किट बनाते हैं जिसको कंपनसेटरी सर्किट कहते हैं, और हकीकत में वो नेगेटिव फीडबैक का सर्किट होता है जो इन असरात को कम करता है। तो हमने ये कहना है कि इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? रिड्यूस करने के लिए ये जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसके अंदर
हम एक सर्किट बनाते हैं, यानी इस तरह का इंटरनल सर्किट फॉर द पर्पज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, फॉर द पर्पज ऑफ, यहाँ इसको हम कहते हैं इंटरनल कंपनसेटरी सर्किट, इंटरनल कंपनसेटरी सर्किट, जो कि इस पॉजिटिव फीडबैक के असरात को कम करता है। और हकीकत में ये सर्किट जो है वो एक नेगेटिव फीडबैक के तौर पर काम करता है। तो हम इसके हाउ कैन वी मिनिमाइज the distortion and noise effect. Yeah, how can we minimize these effects? चलिए, how can we minimize these effects? तो उसका जवाब होगा पाई एन, यानी इंटरनल कंपनसेटरी सर्किट, बाई एन इंटरनल कंपनसेटरी सर्किट। तो इसके अंदर हम कंपनसेट होता है कि वो पॉजिटिव को नेगेटिव, यानी उसके जो इक्वल और अपोजिट आपको सिग्नल मुहैया करे, कंपनसेशन होता है। जिस तरह अगर किसी का नुकसान हो जाए 10,000 तो आप कहेंगे इसको हर्जाना दे दो, तो दैट इज नोन एज कंपनसेशन। तो बाई एन इंटरनल कंपनसेटरी सर्किट, ये जो इंटरनल कंपनसेटरी सर्किट है इसके क्या क्या असरात होंगे, यानी कह लें कि इफेक्ट्स ऑफ internal compensatory सर्किट। तो नंबर 1, आपको पता ना कि इसके 5 इफेक्ट होते हैं नेगेटिव फीडबैक। इट रिड्यूसेस गेन, इट रिड्यूसेस ओवरऑल गेन, गेन तो इससे रिड्यूस होता है, लेकिन बाकी से जो फायदे होते हैं वो क्या होते हैं, यानी स्टेबिलिटी ऑफ द गेन, यानी इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ गेन, इंक्रीजेस स्टेबिलिटी of gain. Number 3, reduces distortion and noise, reduces distortion and noise. 4, increases bandwidth, increases frequency bandwidth, frequency bandwidth. Number 5, increases input impedance, increases input impedance. Number 6, decreases output impedance, decreases output इम्पीडेंस। तो ये जो इंटरनल
सर्किट होता है कंपनसेटरी सर्किट, इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके ये 5-6 असरात हैं, और ये असरात वही हैं जो आपने फर्स्ट पार्ट में वो नेगेटिव फीडबैक के पढ़े थे। इसका मतलब है कि जो इंटरनल कंपनसेटरी सर्किट है वो नेगेटिव फीडबैक टाइप होता है। तो ज़ाहिर है पॉजिटिव फीडबैक को का कंपनसेशन क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का कंपनसेशन जो होगा दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। तो बेटा जी ये फिर हम ये कहते हैं कि ओपन लूप गेन यानी डायमेंशंस reduces with increasing frequency. The gain reduction is referred to as roll off. अब हमने ये देखना है, इसमें ज़्यादा डिटेल ये है कि ये जो गेन है इसको किस अंदाज से कैसे ये होगा उसको कम करेगा, यानी उसको पहले हाई गेन होता है और वो हाई करते हैं, इसको कहते हैं रोल ऑफ। यानी रोल ऑफ का मतलब होता है ना कम बैक, किसी चीज़ को वापस लौटाना जो होता है दैट इज नोन एज रोल बैक। तो हम कहेंगे कि रोल बैक रेशो ऑफ गेन, रोल बैक रेशो ऑफ रोल बैक क्या लें कि रेट ऑफ गेन तो वो बेटा जो गेन होता है वो पर फ्रीक्वेंसी स्टेप जो है वो 2 dB होता है। मतलब यह है कि अगर फ्रीक्वेंसी आप कम 1000 से 2000 कर देंगे इसको एक स्टेप कहेंगे, 2 से 3 कर देंगे 2 स्टेप। तो हर जितनी वो फ्रीक्वेंसी पहले है उसको दुगना कर देंगे, बल्कि हम ये कह देंगे क्या उसको हाफ कर देंगे, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पे एक्ट करता है। एक मिनट, हम ये कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अगर हम इसको कम करते जाते हैं, हाफ कर देंगे तो वो 2%, 1/4 कर देंगे तो वो और 2% कम हो जाएगा। यानी इसका जो रोल रेट है दैट इज इक्वल टू -20 dB पर डिकेड। पर डिकेड का मतलब कि 10 गुना कम करने से वो 20, और अगर हम ऑक्टेव के लिहाज से आज ये भी कह सकते हैं -16 dB पर एक्टेव, यानी वो कह लें कि ऑक्टेंट कि अगर 8 गुना कम कर देंगे तो ये उसकी हो जाएगी पर ऑक्टेव और ये आ जाएगी पर डिकेड। इसका मतलब है कि पर स्टेप उसकी कीमत जो होगी वो -2 dB जो है वो कम होती जाएगी। इस तरह से हम इसके जो देख सकते हैं कि कितनी इसकी कीमत जो है वो कम हो सकती है। हाँ जी जी, तो बेटा जी इसके बाद हमने ये देखना है अब हमने ये देखना है कि इसकी डिस्टॉर्शन और नॉइस वो सब कम हो गए। अब इसकी यानी गेन बैंडविड्थ देखना है कि रेशो क्या होगी, यानी इसकी गेन बैंडविड्थ रेशो जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपने वहाँ भी पढ़ा था कि इसकी क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, गेन इनटू बैंडविड्थ इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि जितने % वो बैंडविड्थ कम होगी, यानी बैंडविड्थ बढ़ाओगे तो गेन उतना कम हो जाएगा, या गेन जितने % कम करोगे उसकी बैंडविड्थ में उतना इजाफा हो जाएगा। तो ये इसकी कंपनसेटरी सर्किट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी जो है उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी वर्सेस ग्राफ है इसका वो ये बनेगा।
हाँ जी, तो बेटा जी इस तरफ हम उसकी फ्रीक्वेंसी मार्क करते हैं, इधर हम उसका क्या लें कि भाई मार्क करते हैं गेन, वोल्टेज गेन, ए भी क्या लें कि डी, ठीक। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका गेन जो है कहाँ तक कांस्टेंट रहता है, ये लीनियर ऑपरेशन है। उसके बाद फिर इसमें डाउनफॉल जो है वो आना शुरू होता है। ये इसके जो रेंज है, जिस फ्रीक्वेंसी पर जाके, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये मेगाहर्ट्ज में होती है, चलो या हर्ट्ज में कह लें, इधर फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, तो ये इसके रेंजेस, हाँ जी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर इसकी जो गेन होगी दैट इज इक्वल टू, हम यहाँ तक इसको ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर इसका ये जो गेन है वो मैक्सिमम गेन का 0 पॉइंट, यहाँ उसका जो गेन है ना, गेन दैट इज इक्वल टू 0.707 ऑफ, यानी कह लें कि ए बी डी। तो ये बेटा जी हम इसका बैंडविड्थ, इस फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं यू में से एफ कैलसी से, और ये जो है इसका टोटल जो फ्रीक्वेंसी है कट ऑफ की दैट इज डिनोटेड एज F1। तो बेटा जी हमने ये कहना है कि ये उन्होंने मैन्युफैक्चर ने ऊपर लिखी है, तो बिकॉज ऑफ द इंटरनल कंपनसेटरी सिचुएशन करंट इंक्लूडेड इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन ड्रॉप्स ऑफ एज फ्रीक्वेंसी increases. Operational amplifier specification provides the description of the gain versus bandwidth, provides a plot of gain versus frequency for a typical operational amplifier at 10 you may say kilohertz down to the operational the gain यानी वो गेन 10 वाट से लेके डाउन 0 तक हमने उसकी कीमत जो है वो मार्क कर दी है। यूज बाय द मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन, तो वोल्टेज डिफरेंशियल गेन, तो हम इसको वी डी से इसलिए किया कि ए गेन का, वी वोल्टेज का, डी डिफरेंशियल का या डिफरेंशिएटर का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी पर वो उसी का होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वो जो डिफरेंशियल वोल्टेज गेन है वो कम हो रहा होता है, ठीक। ये स्पेसिफिकेशन ऊपर जो है वो हमने लिखी हुई होती है। हाँ जी, तो बेटा जी ये इसका ये फ्रीक्वेंसी जो होती है जिसको हम कहते हैं यानी यूनिटी गेन, यानी यूनिटी गेन का मतलब होता है कि जब उसमें गेन 1 होता है आउटपुट ओवर इनपुट, समझो कि अब उसने एम्पलीफिकेशन जो है उसको छोड़ दी है, अब वो कोई एम्पलीफिकेशन नहीं होती, क्योंकि अगर गेन 1 होगा तो इसका मतलब है VO ओवर VI इज इक्वल टू 1, VO इज इक्वल टू VI। इसका मतलब जैसे आप उसको इनपुट वोल्टेज देते हैं उसी कीमत की वो आउटपुट में दे देता है। इसका मतलब है कि उसने कोई उस पर एक्शन नहीं किया, तो इसको हम कहेंगे कि उसकी यूनिटी गेन या ऑपरेशन, नो एम्पलीफिकेशन ऑपरेशन जब उसमें होती है। तो ये सब उन्होंने लिखी हुई है। तो बेटा जी ये जो यूनिटी गेन है तो इसकी ये रेंज आ गई। तो मैं एक दफ़ा आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। बिकॉज ऑफ द इंटरनल कंपनसेटरी सर्किट included in an operation amplifier, the voltage gain drops of
as frequency increases. Operational amplifier specification provide a description of the gain versus bandwidth. कि यानी हर मैन्युफैक्चर ने उसका बैंडविड्थ के हिसाब से जो चेंज आता है उसमें गेन में वो लिखा होता है. यानी ये आपका इधर प्लॉट पे करता है, ये फिगर में भी वी प्रोवाइड ए प्लॉट ऑफ गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी फॉर ए टिपिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर एट 10 वाट, यानी कह लें एट 10 मेगावाट फ्रीक्वेंसी. ये जो ग्राफ है हमने 10 मेगावाट से शुरू किया फ्रीक्वेंसी. अच्छा, तो क्या लेके डाउन टू डीसी ऑपरेशन का मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती. यानी क्या लेके फ्रॉम हाई फ्रीक्वेंसी टू जीरो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये समझो कि ये जीरो फ्रीक्वेंसी पे उसका अमल जो है दिया गया. द गेन इज दैट वैल्यू लिस्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन एवीडी वोल्टेज डिफरेंशियल गेन and it's typically very large value. As the frequency of the input signal increases, the open loop gain drops off unity. It finally reaches the value of 1. The frequency at this gain value is specified by the manufacturer as the unity gain bandwidth B1. तो B1 की कीमत क्या है जी? ये जहाँ F1 लिखा है, ये 0 से लेके F1 जो भी इसकी रेंज है दैट इज नोन एज B1. यानी इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. वाइल दिस वैल्यू इज ए फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन बिकम्स 1, इट कैन बी कंसिडर्ड ये बैंडविड्थ. हम फिर इसको कंप्लीट बैंडविड्थ भी कहते हैं क्योंकि इसके बाद उसमें कोई एम्पलीफिकेशन का एक्शन बाकी नहीं रहता. इट कैन बी कंसिडर्ड ए बैंडविड्थ सिंस द फ्रीक्वेंसी बैंड फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू द यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी इज आल्सो ए बैंडविड्थ. वन कुड यानी कह लें कि वन could therefore refer to the point at which the gain reduces to 1 as the unity gain frequency F1 or unity gain bandwidth. इस तरीके से हम बेटा जी फिर ये कह सकते हैं जी. तो इसके बाद दूसरी जो इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है, एन अदर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट इज दैट शोन एट विच द गेन ड्रॉप्स बाई 3 dB. यानी आपको पता ना कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर करंट जो है, क्योंकि यहाँ अगर उसकी कीमत हम 1 लेंगे तो यहाँ उसकी कीमत जो है वो 0.707. इसका मतलब है कि 0.3 dB उसका गेन जो है वो कम हो गया. 0.3 dB डेसिबल गेन 1 में से ये निकाल लो तो वो तकरीबन इतना बाकी रह जाता है. तो एज टू दिस यानी कह लें कि इसको हम कहेंगे डीसी गेन. मतलब कि दिस बीइंग द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका नाम हम रखेंगे कट ऑफ. कट ऑफ का मतलब इसके बाद उसमें डिस्टॉर्शन शुरू हो जाएगी और ये जो इसका इसलिए सिंबल जो होगा एफ फ्रीक्वेंसी का, सी कट ऑफ का. तो ये एफ सी जो है दैट इज नोन एज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम इसको कहेंगे. तो इसमें और उसमें जो रिलेशन होगा वो क्या होगा कि रिलेशन बिटवीन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड यूनिटी फ्रीक्वेंसी. अगर वो पूछ ले कि रिलेशन बिटवीन कट ऑफ एंड यूनिट गेन फ्रीक्वेंसी, तो वो बेटा ये होगा कि भाई F1 ओवर जो FC होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू गेन, यानी वोल्टेज गेन VD, और F1 जो है
दैट इज इक्वल टू एफ सी इंटू या ए बी डी इंटू एफ सी। तो ये इन दोनों के दरमियान रिलेशन है जो कि हम यानी स्टडी करते हैं। मतलब इसकी एग्जाम्पल ये है, सॉल्व द एग्जाम्पल। तो सॉल्व एग्जाम्पल बेटा ये है कि वो कहता है डिटरमिन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैविंग स्पेसिफाइड वैल्यू B1 इज इक्वल टू दिस एंड ABD इज इक्वल टू, उसमें जो उसने दिया हुआ है जो डाटा बनाया है F1 या इसको B1 कह लो, उसकी कीमत जो है दैट इज 1 मेगा हर्ट्स का ना, ये स्केल यानी होती है मेगा हर्ट्स में। और इसका वो कहता है कि जो गेन है यानी क्या लें AVD दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट 200 वोल्ट, ठीक, यानी कह रहे हैं ओवर मिली वोल्ट। या हम ये कह लें कि यानी इसको 10 की पावर में चेंज कर लें तो दैट इज इक्वल टू 200 इंटू 10 रेजिंग पावर -3 वोल्ट। मालूम करनी है हमने FC। तो जो फार्मूला था दैट इज इक्वल टू जो F1 होता है FC जो F1 इक्वल टू यानी FC इंटू AVD और FC इसमें से जो आएगा F1 डिवाइडेड बाई AVD। तो बस कीमतें पुट करो। F1 की कीमत 1 इंटू 10 रेजिंग पावर 6, मेगा की क्या कीमत होती है 6, 10 की पावर 6 और इतने हर्ट्ज, और डिवाइडेड बाई हमने से गेन के कोई यूनिट नहीं होता एंड दैट इज इक्वल टू 200 इंटू 10 रेजिंग पावर -3। तो जो इसकी कीमत निकल आएगी दैट इज इक्वल टू 5, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 5 टेराहर्ट्ज। यानी इसकी क्या कैसे इसको कैलकुलेट करना है कि ये 10 की पावर ऊपर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 200, इसमें से 3 अलग कर लो ना 1000, ठीक है, तो ये 5 मेगा हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक। तो ये इसका जो होगा हम कहेंगे कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा जी ये देखो कि भाई फिर दोबारा सुन ले, आज हमने डिस्कस किया है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसमें पहले हमने डिस्कस किया है कि जो आइडियल एम्पलीफायर होता है उसका तो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ इन्फिनिटी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में ऐसा नहीं होता। ख़ास तौर पर जब उसकी पॉजिटिव फीडबैक में उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है और जैसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो 10 गुना बढ़ाने से 20 उसका dB जो है वो कम हो जाता है गेन, 8 गुना बढ़ाएंगे तो 16, यानी वो पर स्टेप 2 dB जो है वो कम होता जाता है। तो अब हमने ये देख रहे हैं कि उसको रोकने के लिए हम उसके अंदर एक इंटरनल सर्किट बनाया होता है जिसको हम कंपनसेटरी इंटरनल सर्किट कहते हैं। कंपनसेट इसलिए कि वो पॉजिटिव फीडबैक का तोड़ करता है, उसके अपोजिट होता है और उसके अफेक्ट को कम करता है। तो उसके क्या अफेक्ट होते हैं वो आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, अफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक, कि उसमें 6 इफेक्ट पढ़े थे कि गेन कम हो जाता है लेकिन वो स्टेबल हो जाता है, डिस्टॉर्शन कम हो जाती है, नॉइस कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बैंड बढ़ जाती है
और इनपुट इम्पीडेंस बढ़ जाती है और आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो कम हो जाती है। ये उसके असरार जो है वो सामने आते हैं। अब हमने फिर ये देखा कि ये जो फ्रीक्वेंसी मतलब हाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, कहाँ तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम इसकी खासतौर पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर का फर्क करें, गेन AVD है, उसको हम 100% या 1 लेते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वो कम होना पहले कांस्टेंट रहता है, फिर कम होना शुरू हो जाता है और हम उस वक्त तक उसको इस्तेमाल करते हैं जब तक वो 0.3 dB कम हो के 0.70 के बराबर ना आ जाए। इस फ्रीक्वेंसी को हम काटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसको FC से डिनोट करते हैं। उसके बाद बेटा मज़ीद अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो उसमें गेन और कम होता जाता है, हत्ता कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है जिस पर उसका गेन 1 हो जाता है। 1 का मतलब कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट बराबर होते हैं, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता। उसको हम उसकी कंप्लीट बैंडविड्थ भी कहते हैं और उसको B1 से कहते हैं, यानी बैंडविड्थ ऑफ यूनिटी गेन। दोनों में तुलना क्या है, काटा फ्रीक्वेंसी और जो फ्रीक्वेंसी यूनिटी फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें पता है कि ये जो यूनिटी फ्रीक्वेंसी होती है F1 दैट इज इक्वल टू गेन AVD इनटू FC काटा फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हमें अगर एक की कीमत दी हुई हो तो हम दूसरे की कीमत मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा जी, ख्याल रखिएगा। इससे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। इससे एक सवाल आता है और अगर इसको अटेम्प्ट करेंगे तो माशाल्लाह इसके नंबर भी पूरे पूरे आते हैं। ओके, खुदा हाफिज।